So hello everyone to this video. Here we have a question from the book I.E. Rodolph Problems in General Physics. ये question electrostatics chapter से है. So I urge you to read this question carefully and try it. Give it your best attempt. And अब solution को देखते हैं. तो हमें given है कि there is a ball of radius r. Ball मतलब sphere which carries a positive charge whose volume density is given by this function. So there is like charge inside the volume of that sphere and charge density is described by this function. Small r is the radius, is the distance from the ball center, and rho naught is a constant. तो फिर given है कि assuming the permittivities of the ball in the environment to be equal to unity. इसका क्या मतलब है कि परमिटिविटी का यहाँ पे मतलब है रिलेटिव परमिटिविटी. इसका मतलब कि जो वैक्यूम की परमिटिविटी होती है वही लेनी है, क्योंकि मतलब कोई ऐसा भी सोच सकता है कि जनरली तो जेई के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये अज्यूम्ड ही होता है कि हर जगह परमिटिविटी अनलेस मेंशन्ड हर जगह परमिटिविटी वैक्यूम परमिटिविटी ही होगी. बट कोई ऐसा सोच सकता है कि क्योंकि बॉल इज़ चार्ज्ड तो वहाँ पे परमिटिविटी कुछ डिफरेंट हो सकती है, इसलिए इन्होंने एक्सप्लिसिटली मेंशन किया हुआ है. राइट, अज्यूमिंग द परमिटिविटी ऑफ द बॉल इन द एनवायरनमेंट टू बी सेम एज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एज अ फंक्शन ऑफ आर बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड एंड देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन. सो वील प्रोसीड. तो हमें गॉस लॉ लगाना है, हमें पता है वी हैव टू अप्लाई गॉस लॉ. तो हमने एक गॉसियन सरफेस डिफाइन किया ऑफ रेडियस स्मॉल आर. राइट, और हम इसके ऊपर गॉस लॉ लगाएंगे. तो इससे पहले हमें इस स्फीयर के अंदर जितना भी अंदर एनक्लोज चार्ज है वो निकालना है. तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे कि उस स्फीयर के और अंदर जाएंगे और एक स्मॉलर शेल लेंगे ऑफ रेडियस x एंड थिकनेस dx. तो इनर रेडियस x है, आउटर रेडियस x प्लस dx. तो हमने बेसिकली दो स्फीयर बनाए और उनके बीच का जो गैप है वो बहुत छोटा है, उनके रेडियस का जो डिफरेंस है वो बहुत छोटा है, dx के बराबर है. और वहाँ पे जो चार्ज इनक्लोज्ड होगा उसको लिखने की कोशिश करेंगे. तो अगेन हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चार्ज डेंसिटी इनसाइड द स्फीयर इन दिस बॉल इज़ नॉन यूनिफॉर्म. तो हम सीधे चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम नहीं कर सकते. सो वी हैव टू डिफाइन अ वेरी स्मॉल एलिमेंट. तो ये एलिमेंट ऐसे डिफाइंड है कि इसके जो सारे पॉइंट्स हैं वो सेंटर से सेम डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे है, और dx इतना छोटा है कि हम प्रैक्टिकली ऐसा मान सकते हैं कि ऑल द पॉइंट्स ऑफ दिस element are at a distance x from the center, and if the distance of all points is the same then charge density will be the same at all points because charge density सिर्फ x पे डिपेंड कर रही है. तो इन सारे पॉइंट्स पे जो ग्रे से शेडेड है सारे पॉइंट्स पे चार्ज डेंसिटी इतने के बराबर होगी, रो नॉट इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर, बिकॉज दे आर ऑल एट अ डिस्टेंस x. तो उसमें इस फिर ग्रे रीजन में चार्ज कितना हो जाएगा, इस ग्रे रीजन के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो. और ग्रे रीजन का वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. तो 4 पाई एक्स स्क्वायर इज़ द सरफेस एरिया. तो ये एक स्फीयर है, एक्स रेडियस का स्फीयर है, तो इसका एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया 4 पाई एक्स स्क्वायर, और उसको डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया. राइट, तो ऐसा मान अगेन वो एरिया भी हम कांस्टेंट मान सकते हैं कि इस पूरे रीजन में अगर मैं बीच में कोई छोटा सा स्फीयर यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक स्फीयर डिफाइन करूँ या बाहर वाला स्फीयर को लूँ, तो इन सारे स्फीयर्स का जो सरफेस एरिया है वो प्रैक्टिकली 4 पाई एक्स स्क्वायर ही है, बिकॉज द डी एक्स डिस्टेंस इज़ वेरी स्मॉल. सो वी कैन मल्टीप्लाई दैट सरफेस एरिया बाय द थिकनेस टू गेट द वॉल्यूम ऑफ दिस ग्रे रीजन. तो चार्ज डेंसिटी यहाँ पे ये है, वॉल्यूम ये है, तो दिस मस्ट बी द चार्ज डी क्यू इन द ग्रे रीजन. राइट, तो अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, अब इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे टू गेट द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दिस गॉसियन सरफेस. तो ये गॉसियन सरफेस जो रेडियस स्मॉल आर का है इस पूरे में हमें निकालना है. तो अभी तो हमें सिर्फ इस एलिमेंट में पता है, तो हम इस पूरे एलिमेंट के चार्ज को 0 से लेके स्मॉल आर तक इंटीग्रेट कर देंगे. सो इंटीग्रेशन का मतलब होता है, इंटीग्रेशन इज जस्ट अ समेशन. तो समेशन का मतलब कि अभी हमने इस एलिमेंट में चार्ज लिखा, तो ऐसे जितने भी एलिमेंट्स होंगे फॉर वैल्यूज ऑफ x बिटवीन 0 एंड स्मॉल आर, उन सारे एलिमेंट्स का चार्ज एड अप कर दो, तो टोटल गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज है वो आ जाएगा. दैट मेक सेंस. सो क्यू एनक्लोज्ड इज इंटीग्रल ऑफ डी क्यू फ्रॉम 0 टू r. तो इस फंक्शन का इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू r
और इंटीग्रल किया तो ये जस्ट सिंपल अलजेब्रिक इंटीग्रल है कि पहले एक्स स्क्वायर आ रहा है तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल आर क्यूब बाई थ्री, एक्स क्यूब बाई थ्री हो जाएगा, लिमिट्स डालेंगे तो आर क्यूब बाई थ्री हो जाएगा। सेकंड पार्ट में एक्स क्यूब आ रहा है और 4 पाई तो ऑब्वियसली कॉमन था, 4 पाई बाहर चला गया, तो एक्स सेकंड पार्ट में एक्स क्यूब आ रहा है तो एक्स क्यूब का इंटीग्रल विल बी एक्स टू द पावर 4/4 और एक्स लिमिट्स डालेंगे तो एक्स की जगह स्मॉल आ रहा है। सो दिस इज चार्ज्ड एनक्लोज्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस, राइट। तो अब नेक्स्ट स्टेप है कि हम गॉस लॉ लगाएंगे। सो नेक्स्ट स्टेप इज हमें चार्ज एनक्लोज्ड ये मिल गया, यहाँ मैंने फिर से दिखा दिया ये इंटीग्रल जस्ट फॉर कंटिन्यूटी कि ये दिस इज द इंटीग्रल, दिस इज द आंसर फॉर द चार्ज एनक्लोज्ड। और इस गॉसियन सरफेस पे गॉस लॉ लगाएंगे तो अगेन हम क्या बोलते हैं कि बिकॉज स्फेरिकल सिमेट्री है, यहाँ पे स्फेरिकल सिमेट्री है, राइट। तो जो हमारा चार्ज डेंसिटी का फंक्शन था वो सिर्फ रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ एक्स पे या आर पे डिपेंड कर रहा है, राइट। वो एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा। मतलब अगर हम एक स्फीयर ले लेते हैं गॉसियन सरफेस तो, या कोई भी एक स्फीयर ले लेते हैं तो उस स्फीयर के अलग अलग पॉइंट्स पे चार्ज डेंसिटी अलग अलग नहीं है, उस स्फीयर के सारे पॉइंट्स पे सेम हो जाती है चार्ज डेंसिटी क्योंकि दे आर ऑल एट द सेम पॉइंट, सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। So if charge density depends only on the distance from the center, the charge distribution is known as spherically symmetric. तो spherically symmetric distribution में इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है वो रेडियल डायरेक्शन में होता है क्योंकि सिमेट्री है ना, तो रेडियल डायरेक्शन में ही होगा। और किसी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में अगर है, अगर टेंजेंशियल डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है कहीं, तो फिर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दोनों डायरेक्शन से इक्विवेलेंट है, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि स्फीयर के सारे पॉइंट्स इक्विवेलेंट हैं। तो ये जो सारी टेंजेंशियल डायरेक्शंस हैं, ये वाली टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये टेंजेंशियल, सारी इक्विवेलेंट है। तो सब में तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो नहीं सकता, तो सब में जीरो होगा। दैट इज द लॉजिक बाय विच वी कैन से दैट स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस गिव राइज टू अ रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड और इनवर्ड। और सेकेंड चीज़ एक और कि स्फीयर के सारे पॉइंट्स पे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा, इनवर्ड भी हो सकता है बट रेडियल डायरेक्शन में होगा, ऐसे बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। और सारे मैग्नीट्यूड भी बराबर होंगे कि अगर आप एक ही स्फीयर पे घूम रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से भी सुन सकते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि आपको सही कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आ गया, राइट। तो जब हम उस पर गॉस लॉ लगाएंगे तो गॉस लॉ सेज दैट टोटल फ्लक्स लीविंग द गॉसियन सरफेस, total flux leaving the Gaussian surface must be equal to charge enclosed by epsilon naught. तो टोटल फ्लक्स कितना होगा? अब बोल रहे हैं कि सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई ही है, तो टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर दो बस। तो फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का इंटीग्रल होता है, ई डॉट डी ए का इंटीग्रल होता है। बट ई बाहर की तरफ है, डी ए भी बाहर की तरफ होता है। गॉस लॉ में ये रूल होता है बाय डिफॉल्ट कि डी ए वेक्टर बाहर की तरफ लिया जाता है, डी ए वेक्टर बाहर की तरफ लिया जाता है। तो ई डॉट डी ए का जो इंटीग्रल है वो ई डी ए के बराबर हो जाएगा क्योंकि ई भी बाहर की तरफ है रेडियली और डी ए भी रेडियली बाहर की तरफ है, तो उनके बीच का एंगल जीरो है, तो ई डी ए हो जाएगा। और क्योंकि ई कांस्टेंट है पूरे सरफेस पे, पूरे गॉसियन सरफेस, तो ई इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा। तो इट बिकम्स एन इंटीग्रल ओवर जस्ट द एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस एंड एरिया ऑफ टोटल एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। अगर मैं एरिया के ऊपर पूरा इंटीग्रल कर रहा हूँ, इंटीग्रल डी ए कर रहा हूँ, तो टोटल एरिया के बराबर होना चाहिए वो। And total area of the Gaussian surface is just 4 pi r square. So E times 4 pi r square is the flux must be equal to Q enclosed by epsilon naught. तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन हमें मिल जाता है। एंड दिस इज फॉर r लेस देन r, क्योंकि अभी हम गॉसियन सरफेस को, ये जो बॉल का सरफेस है कैपिटल R रेडियस का, वो ये ब्लू कलर का है, उसके अंदर मैंने गॉसियन सरफेस डिफाइन किया था। सो दिस इज फॉर वैल्यूज ऑफ स्मॉल r विच आर स्मॉलर देन कैपिटल R। तो अंदर के पॉइंट्स पे, बॉल के अंदर के पॉइंट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन ये है। गॉस लॉ लगा दिया, क्यू एनक्लोज्ड यहाँ पुट कर दिया, तो दिस इज द फंक्शन। सो आई होप यू आर फॉलोइंग, राइट। सो नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड केस कि बाहर भी निकालना है। तो हमने बाहर गॉसियन सरफेस ले लिया, हमने स्मॉल r को कैपिटल R से बड़ा ले लिया इस बार। ब्लू वन इज द बॉल जिसके अंदर चार्ज है। तो अब चार्ज एनक्लोज निकालना होगा, तो सेम इंटीग्रल जो मैंने पहले इंटीग्रल किया था उसमें मैंने 0 to r किया था, अब मैं 0 to r नहीं करूँगा क्योंकि जब मैं इंटीग्रल करता जा रहा हूँ मैं x की सारी वैल्यूज़ लेता जा रहा हूँ 0 से शुरू करके
यहाँ पे एक एलिमेंट मिलेगा, यहाँ पे एक एलिमेंट मिलेगा, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स मेरे को मिलेंगे, मिलते जाएंगे, स्मॉल आर को बढ़ाता जाऊंगा, लेकिन जब मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा कैपिटल आर तक, तो उसके बाहर तो चार्ज ही नहीं है। तो ब्लू वाले स्फीयर के बाहर देयर इज नो चार्ज, दैट रीजन इज नॉट चार्ज्ड। तो बॉल के अंदर ही चार्ज है। तो अगर हमें टोटल चार्ज निकालना है इस गॉसियन सरफेस के अंदर, तो ये वाला जो रीजन है, ये वाली बाहर की जो स्ट्रिप है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, मतलब स्मॉल आर तक चार्ज नहीं है, सिर्फ कैपिटल आर तक चार्ज है। तो कैपिटल आर तक ही इंटीग्रल कर देते हैं। तो बिल्कुल सेम सिचुएशन है जो हमने यहाँ पे किया था। पिछली बार गॉसियन सरफेस अंदर तक था तो हमने 0 to r कर दिया, क्योंकि यहाँ सारे रीजन में चार्ज था। बट इस बार हमने कैपिटल आर तक किया, बिकॉज कैपिटल आर इज द बाउंड्री, मतलब वहाँ तक ही चार्ज है, उसके बाहर तो चार्ज नहीं है। सो 0 to कैपिटल आर चार्ज किया, इंटीग्रल किया, सो वी गेट दिस। सो दिस टाइम द टोटल चार्ज कम्स आउट टू बी दिस, बाय रो नॉट r क्यूब बाय 3। दिस इज द टोटल चार्ज इनसाइड द बॉल। सारा का सारा चार्ज हो गया वो। अगर कोई एक क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाट इज द टोटल चार्ज कंटेन्ड इन द बॉल, सो दिस इज द टोटल चार्ज कंटेन्ड इन द बॉल, राइट। तो अब फिर से गॉस लॉ लगाएंगे, तो गॉसियन सरफेस पे बाय द सेम लॉजिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टिल स्फेरिकली सिमेट्रिक। Q enclosed by epsilon naught is the flux, and लेफ्ट हैंड साइड पे क्योंकि सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, तो फ्लक्स इज जस्ट E इंटू टोटल सरफेस एरिया। इस टोटल सरफेस एरिया में तो गॉसियन सरफेस का ही एरिया आएगा, क्योंकि वो तो गॉसियन सरफेस के थ्रू ही फ्लक्स निकालना है। सो वी गेट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज द फंक्शन फॉर r ग्रेटर देन r, दिस इज द फंक्शन फॉर r ग्रेटर देन r। तो कोई ये भी नोटिस कर सकता है, एक और पॉइंट यहाँ नोटिस करने लायक है, कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r², ये दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², और 1/r² टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉइंट चार्ज का होता है, राइट। जैसे आपने बहुत ये एलिमेंट्री रिजल्ट्स पढ़े होंगे कि पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है। एक इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r के प्रोपोर्शनल होता है, फॉर एग्जांपल। तो ये पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा है कि कुछ कांस्टेंट चीज़ है, ये सब कांस्टेंट है, रो नॉट r, कैपिटल R, एप्सिलॉन नॉट, सब कांस्टेंट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² के प्रोपोर्शनल है। सो इसका मतलब ये है कि जब हम बाहर चले जाते हैं, तो अगर कोई स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, विच इज़ द स्फीयर ऑफ ब्लू कलर ऑफ द बाउंड्री ब्लू, कोई स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के जब हम बाहर चले जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही लगने लगता है कि जैसे उसके सेंटर पे सारा का सारा चार्ज रखा हो। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही है कि ये इतना अमाउंट ऑफ चार्ज हमने यहाँ सेंटर पे रख दिया। करके देखना कि अगर यहाँ चार्ज Q रखा होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे गॉसियन सरफेस के किसी पॉइंट पे r डिस्टेंस पे कितना लिखते, Q/4πε0r²। तो इसी तरीके से ये लिखना कि Q/4πε0r², यू विल गेट दिस रिजल्ट। सो इसका मतलब ये है स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, यू कैन राइट दिस डाउन, स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस बिहेव लाइक पॉइंट चार्जेस व्हेन यू गो आउटसाइड देम। व्हेन यू गो आउटसाइड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ ब्लू लाइन तक है, उसके बाहर आप चले गए तो द इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन विल बी लाइक कि सारा का सारा एज इफ कि उस ब्लू रीजन का सारा चार्ज सेंटर पे रखा है। मेक सेंस? सो अब हमें एक चीज़ और निकालनी थी कि जो ये फील्ड वेरी कर रहा है, तो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फील्ड हमें हर जगह पता है। हमें अंदर के रीजन में पता है कि r को अगर 0 डाल दिया तो 0 आ जाएगा यहाँ से, फिर r को मान लो कैपिटल R/2 डाल दिया तो ये यहाँ इस फंक्शन में डालेंगे, क्योंकि r लेस देन r के लिए ये वाला फंक्शन वैलिड है और r ग्रेटर देन r के लिए ये वाला फंक्शन वैलिड है। मेक सेंस? सो अब हमें ये निकालना है कि इस टोटल मतलब सारे पॉइंट्स को कंसिडर करें तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कहाँ पे मिलेगा। ये अंदर के रीजन में ये मैग्नीट्यूड चल रहा है, ये भी वेरिएबल है, ये बाहर वाला भी वेरिएबल है, तो बताने कहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा वो। ठीक है, तो हमने डेरिवेटिव ले लिया इस फंक्शन का। तो हमने बाहर के रीजन में क्यों नहीं लिया? क्योंकि बाहर के रीजन में हम नोटिस करते हैं कि बाहर के रीजन में तो डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। कि मतलब R को हम अगर कैपिटल R से इन्फिनिटी वेरी करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम ही होता रहता है।
तो इन द रीजन आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कम ही होता रहता है, सरफेस पे मैक्सिमम है, मतलब सरफेस पे मैक्सिमम है अगर बाहर के रीजन को देखें, टोटल स्पेस में नहीं, अगर सिर्फ बाहर के रीजन को कंसिडर करें तो सरफेस पे सबसे मैक्सिमम है, जस्ट आउटसाइड। मतलब यहाँ पे हम r ग्रेटर देन इक्वल टू आर भी लिख सकते थे, यहाँ पे भी लिख सकते थे, क्योंकि अगर सरफेस डालेंगे r इक्वल टू आर डालेंगे, कोई ये पूछ सकता है r इक्वल टू आर डालेंगे तो दोनों से सेम आंसर आएगा, वो होता है, वो होना चाहिए, कंटिन्यूस ही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सेप्ट व्हेन देयर इज अ सरफेस चार्ज, वो अलग केस है। तो यहाँ पे जो जिसमें सिर्फ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है, सरफेस सिग्मा वाली सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं होती है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूस होता है अंदर और बाहर में। सरफेस पे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट वाले फंक्शन से निकालोगे, राइट वाले फंक्शन से निकालोगे तो दोनों से सेम आंसर आएगा, मतलब कंटिन्यूस है। ऐसा नहीं है कि एकदम से अंदर कुछ था और बाहर एकदम से चेंज हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा नहीं है। मेक सेंस? तो अब हमें ये निकालना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फील्ड, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फील्ड। सो बाहर के रीजन में तो हमें डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, अंदर के रीजन के फंक्शन को देखें, राइट, अंदर को देखें। सो दिस इज लाइक अ पैराबोला, दिस इज लाइक अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, दिस इज लाइक अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। और क्वाड्रेटिक फंक्शन को हमने डेरिवेटिव लेके देखा और हमने ये निकालने की कोशिश की कि क्या अंदर कोई पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा है, जस्ट चेक करके देखते हैं कि क्या मैक्सिमा मिनिमा है। तो पहले हमने डेरिवेटिव ले लिया, फिर मैं डेरिवेटिव लिया तो हमें मिला कि येस देयर इज अ पॉइंट जहाँ पे 2r/3 पे एक मैक्सिमा या मिनिमा है, क्योंकि जहाँ मैक्सिमा मिनिमा होता है वहाँ डेरिवेटिव 0 होता है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है 2r/3, तो वहाँ या तो मैक्सिमम हो सकता है या मिनिमम हो सकता है। तो हमें ये पता है कि मैक्सिमम ही होगा, बट कैसे पता है? तो या तो हम सेकंड डेरिवेटिव ले सकते हैं, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है, वो भी कर सकते हैं। सेकंड डेरिवेटिव लेके उसमें r की ये वाली वैल्यू डाल के देखें, अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम है, अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमम है। बट हमने क्या किया, वी डिड जस्ट वन ऑब्जर्वेशन कि जो फंक्शन है किस टाइप का फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और क्वाड्रेटिक फंक्शन में हमने पढ़ा है कि अगर r² का कोफिशिएंट नेगेटिव है, मतलब जो क्वाड्रेटिक टर्म है उसका फंक्शन अगर नेगेटिव है तो इट इज़ अ डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। और डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला टाइप का अगर ये शेप है तो इसमें मैक्सिमम आएगा, इसमें मिनिमम नहीं आ सकता, तो इसमें एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमम आएगा। तो दिस फंक्शन विल बी लाइक अ डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। और अगर डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होगा डेफिनेटली। तो इसका मतलब 2r/3 इज़ वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द मैक्सिमम, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड r = 0 पे 0 से शुरू हो रहा है, फिर बढ़ता है 2r/3 पे मैक्सिमम हो जाता है और कैपिटल R तक फिर दोबारा डिक्रीज करता है, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम था, 2r/3 वॉज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, तो उसके बाद तो डिक्रीज ही करेगा। और बाहर तो फिर डिक्रीज ही कर रहा है, बाहर तो फिर दोबारा इंक्रीज हो ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब जो अंदर वाला पॉइंट ऑफ मैक्सिमम था वही मैक्सिमम पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट है। और वहाँ पे फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इस फंक्शन में 2r/3 पुट कर दिया, सो वी गेट दिस वैल्यू, दैट दिस इज द वैल्यू of the electric field at that point of maximum. This is the maximum magnitude of the electric field in all of space. हर जगह डाल के देखो कहीं भी, जैसे सरफेस पर डाल के देखोगे तो ये 9 की जगह 12 आएगा, which is smaller than this value. So this is the maximum electric field. So I hope you understood all the steps involved in this question, and I hope you will revise this thoroughly, because मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के साथ साथ थोड़ा थियोरिटिकल बैकग्राउंड भी दे देता हूँ इन वीडियोस में, थोड़े बेसिक्स का भी रिवीजन टाइप हो जाता है। दिस इज़ माय एम कि हम इन क्वेश्चंस को करते समय बेसिक्स को पढ़ लें, बेसिक्स को रिवाइज कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चंस ही ऐसे हैं, दिस क्वेश्चंस स्पेशली इन इरोडोव आर डिज़ाइन टू रिवाइज एंड सॉलिडिफाई योर बेसिक्स वेरी मच। सो दे आर एक्सेलेंट फॉर डूइंग मल्टीपल टाइम्स ऑल्सो। सिर्फ ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार कर लिया और छोड़ दिया, दिस इज़ फॉर डूइंग मल्टीपल टाइम्स, कि आज किया फिर 2-3 दिन बाद फिर से कर लिया, फिर और 2-3 दिन बाद फिर से कर लिया। सो थोड़े थोड़े गैप पे आप इन क्वेश्चंस को रिपीटेडली करेंगे तो it will seem easier and easier, and concepts will become clearer and clearer. So I hope you liked the video, and thanks for watching. Bye.